हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम बात करेंगे 2 फेब 2023 के डेली करंट अफेयर के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है हमारी इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के बारे में, जिसका 46th एडिशन स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर? कोलकाता में स्टार्ट किया गया है और जिसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा। दर्शकों के लिए ये 31 जनवरी से 12 फरवरी तक खुला रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जब भी बुक फेयर होता है तो उसकी एक थीम होती है। तो इस बार की जो थीम है वो स्पेन जो देश है उसको समर्पित है। इसीलिए स्पेन में संस्कृति और खेल मंत्रालय के मारा जोस गोल्वेज साल्वाडोर और भारत में स्पेन के जो राजदूत हैं जोस मारिया, वो भी उद्घाटन के टाइम पर उपस्थित थे। इस बुक फेयर में दुनिया के 20 देश भाग ले रहे हैं और थाईलैंड पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो बुक फेयर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो बुक फेयर है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। फर्स्ट नंबर पर है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और सेकंड नंबर पर है लंदन बुक फेयर। ओके, देखो, और साथ ही में एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो 1976 में कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और यूएस अमेरिकन जिनका नाम है जैक सुल्लिवन, उन्होंने लॉन्च किया है द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। कहाँ पर? वॉशिंगटन में किया है, 31 जनवरी को करा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी आईसीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आईसीईटी के बारे में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है, उनके द्वारा मई 2022 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि दोनों देशों के बीच में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा आईसीईटी, है ना। एक इनिशिएटिव लिया जाएगा। किस उद्देश्य से किया जा रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को वाणिज्यिक और जो रणनीतिक क्षेत्र है उसमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इस टॉपिक को लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें बात कर लेते हैं कि देखो, इसमें व्यापार, व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थानों को किस तरीके से और जो डिफेंस से रिलेटेड जो सहयोग है वो किस तरीके से दोनों देशों के बीच में इम्प्रूव किया जाए, टेक्निकली कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाए टेक्निक्स का, इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। President Draupadi Murmu on 31st January addressed his first joint session on parliament, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। ओके, यानी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका ये फर्स्ट एड्रेस है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक है, ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा को साथ में एड्रेस करना। तो इसमें जो एक थीम पर फोकस किया गया था वो थीम है आत्मनिर्भर भारत। हम सबको पता है कि हमने 75 साल पूरे किए हैं स्वतंत्रता के अपने, और एक एम को लेकर चला जा रहा है कि जब भारत 100 साल पूरा कर लेगा अपनी आजादी का तो एक विकसित भारत बन जाएगा, है ना। तो अपने जो उन्होंने जो अभिभाषण दिया, जो उद्बोधन किया, तो उसमें इन चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। साथ में ही उन्होंने सरकार के कुछ जो उनके पसंदीदा टॉपिक्स थे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 11 करोड़ छोटे किसानों को प्राथमिकता, टैक्स व्यवस्था में सुधार, इलेक्ट्रिकल रेलवे नेटवर्क, इन सब बातों को लेकर उन्होंने फोकस किया अपने उद्बोधन को। और साथ में ही जो भी G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें भारत की जो भूमिका कैसी है और किस तरीके से इन G20 देशों के साथ भारत काम कर रहा है उसके बारे में उन्होंने फोकस किया। अब आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो 3 प्रकार से होता है हर साल। ओके, उसके 3 प्रकार क्या हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, है ना। तो आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है वो जो ज्वाइंट सेशन ले सकता है पार्लियामेंट का, कब लेगा उसके भी प्रावधान बताए गए हैं। पहला तो ये है कि जब चुनाव होगा, यानी लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है उसके बाद में राष्ट्रपति उद्बोधन करता है, और उसके बाद हर साल जब संसद का पहला अधिवेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर राष्ट्रपति ऐसा करता है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए। देखो, द क्वाड सीनियर
cyber group meeting was held in New Delhi on January 30 to 31st, है ना, यानी 30 और 31 जनवरी को क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक हुई है नई दिल्ली में, जिसका जो टॉपिक था वो क्या था, साइबर सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत किया जाए। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इस दौरान जो भी बात कही गई या जो टॉपिक से, जिस उद्देश्य से ये मीटिंग की गई है, कि जो भी खतरे हैं साइबर सुरक्षा को लेकर, वो जानकारियां साझा की गई। साथ में ही जो डिजिटली किस तरीके से जो उत्पाद हैं, उनकी उत्पाद और उनकी जो सेवाएं सर्विसेज दी जा रही हैं, उनकी श्रृंखला को कैसे इम्प्रूव किया जाए और जोखिमों को कम किया जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, किस तरीके से उनको हम समझ सकते हैं, और वो कौन से सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या वो कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो डिजिटली जो लोगों को जोखिम उठानी पड़ रही है उसमें कमी कर सकते हैं। इन टॉपिक के ऊपर बात की गई है। साथ में ही जो भारत और प्रशांत क्षेत्र वाला एरिया है, यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र के जो देश हैं, उनके साथ में जो साइबर सुरक्षा है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, है ना। और साथ में जो क्वाड सदस्य थे, उन्होंने साइबर घटनाओं को रोकने के लिए जो किस तरीके से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, देखो जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका एक डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो उसने 2020 और 21 की एक अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें भारत के सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश कॉलेज के मामले में नंबर 1 पर है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर 32 और कुल 8,114 कॉलेज हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके बाद नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जहां पर प्रति लाख आबादी पर 34 और कुल 4,532 कॉलेज हैं। कर्नाटका तीसरे नंबर पर है, जहां पर प्रति लाख 62 कॉलेज हैं और साथ में 4,233 कॉलेज हैं। ठीक है, साथ में और भी आंकड़े दिए गए AISHE के अकॉर्डिंग, जिसमें बात कही गई कि जो भारत में PhD स्तर के जो कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत कम है, वो सिर्फ 2.9% है। और साथ ही जो PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो प्रोग्राम कराते हैं उनकी संख्या 55.2% है, और बाकी जो भी कॉलेजेस हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम ही चलाते हैं। रिपोर्ट में और भी बातें की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों का, उसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2021 में 7.5% की वृद्धि हुई है। साथ ही जो 18 to 23 जो ईयर है उनके जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है 27.3% की। और साथ में ही जो महिलाएं हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है रजिस्ट्रेशन में, तो लगभग 1.05% की वृद्धि हुई है। और एक और आंकड़ा है जिसमें भारत के जो उत्तर पूर्व राज्य है वहां पर जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा देखा गया है पुरुषों की अपेक्षा। यानी जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है वो 6.14 लाख है, तो जो पुरुष है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5.92 लाख है। अब देखो, द विजिट इंडिया ईयर 2023 initiative was launched in New Delhi on 31st January and its logo was also released, है ना। पर्यटन मंत्री कौन है? श्री किशन रेड्डी हैं। उनके द्वारा नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का जो इनिशिएटिव है इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। साथ में ही जो लोगो है उसका भी अनावरण किया गया था। लोगो किस तरीके का है? तो जो नमस्ते की छवि है उससे प्रेरित है, यानी एक नमस्ते को दिखाकर लोगों को रिलीज किया गया है विजिट इंडिया ईयर 2023 के लिए। और इस लोगों के माध्यम से जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, जो समृद्ध वन्य जीवन है और भारत की जो भावना है अतिथि देवो भवो, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ में ही जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भारत के विरासत के तत्व और स्मारकों को भी दर्शाया गया है। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक G20 का पहला रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। ठीक है ना, कहाँ पर हुई? जोधपुर में हुई। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। कब से कब तक चलेगी? तो 2 से 4 फरवरी तक के बीच में होगी। किस टॉपिक क्या है? तो रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के लिए मीटिंग हुई है।
इस ग्रुप में 3 जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक दिया गया है कि वैश्विक कौशल अंतराल का समाधान करना, यानी देशों के बीच में, G20 देशों के बीच में जो स्किल्स हैं, अगर उनकी कमी है तो किस तरीके से उनका आदान प्रदान किया जाए, उस डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से पूरा किया जाए। सेकेंड टॉपिक है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसके बारे में बात की गई है कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा जो मजबूती प्रदान की जाएगी। थर्ड टॉपिक है कि सामाजिक सुरक्षा को किस तरीके से सतत वित्त पोषण दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उनको फाइनेंशियली किस तरीके से मजबूत किया जाएगा। इन सब बातों को लेकर ये मीटिंग की जाएगी और साथ में ही सांस्कृतिक प्रोग्राम और हेरिटेज वॉक और जो स्थानीय फ्लेवर है उससे भी जो ये डेलीगेट्स आएंगे उनसे रूबरू कराया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ICG वो क्या कर रहा है, वो अपना 47th राइजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है 1 फरवरी 2023 को। हर साल ऐसा किया जाता है, मतलब हर साल ही 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और जो क्या करता है, भारत के जो समुद्री सीमाएं हैं, जो तटीय इलाके हैं, उसमें सुरक्षा का काम करता है, उसकी देखभाल करता है और जो भी इससे रिलेटेड जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसको फॉलो करता है, जिसकी स्थापना 1978 में जो तटरक्षक अधिनियम के तहत करी गई थी। और जो ICG है, यानी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी जो सोच थी कि ICG यानी जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड नाम की एक जो संस्था, सैन्य दल बनाया जाएगा, इसकी सोच 1971 का जब युद्ध हुआ था उसके बाद ये सोच आई थी। बात कर लेते हैं शेन वॉन जी के बारे में। हम सबको पता है कि शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे और इनका पिछले साल ही मार्च में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एसोसिएशन है उसने शेन वॉन को याद रखने के लिए उनके नाम पर एक अवार्ड रिलीज करा है जिसका नाम है शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना। तो इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया का शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो वहां के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को दिया जा रहा है 2023 का। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।